Good evening all. Welcome to this YouTube channel. Today we are going to learn about the aptitude and reasoning. हम एप्टीट्यूड और रीजनिंग की शुरुआत कर रहे हैं। ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें अपन सिलेबस के बारे में देखने वाले। आज के क्लास को अपन 2-3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट तो अपन सिलेबस क्या होता है एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए देखेंगे। दूसरे पार्ट में अपन देखेंगे एप्टीट्यूड पढ़ना क्यों है, क्या वजह है कि बहुत सारी कंपनीज़ या इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। भले ही आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो फिर भी आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देनी पड़ती है जॉब के पहले। थर्ड पार्ट अपन देखेंगे कब शुरुआत करनी चाहिए, और फोर्थ पार्ट अपन देखेंगे ऐसे कौन से अपॉर्चुनिटीज़ है, ऐसे कौन से एग्ज़ाम्स है जिसके लिए अपन एप्टीट्यूड की तैयारी करते हैं, और ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन के पहले अपने पास कौन से एग्ज़ाम्स है जिसके लिए अपने को एप्टीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरुआत करते हैं। एप्टीट्यूड हम लोग जनरली उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। एक सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कई सारे बुक्स में न्यूमेरिकल एबिलिटी भी लिखा हुआ रहता है, दोनों का मतलब एक ही है। ये फर्स्ट सेक्शन आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और ये आपका सेकंड सेक्शन रीजनिंग। दोनों भी पार्ट का अपन सिलेबस डिटेल में देखते हैं और उसके बाद अपन 1 बाय 1 स्टडी करेंगे हर एक टॉपिक का आने वाले वीडियोज़ में। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस देखेंगे तो लगभग सभी एग्ज़ाम्स के लिए कॉमन है, कुछ टॉपिक्स को छोड़कर सभी एग्ज़ाम्स के लिए सिलेबस कॉमन रहता है। देखते पहला टॉपिक है अपना नंबर सिस्टम। फर्स्ट टॉपिक इज़ नंबर सिस्टम। ये टॉपिक कवर करने के लिए अपने को कम से कम 3 से 4 वीडियोस लगेंगे। 1 बाय 1 अपन कवर करेंगे। इसमें कई सारे टॉपिक्स है, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। एचसीएफ एलसीएम क्या होता है, उसके बाद डिविजिबिलिटी टेस्ट जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज़ इन एन एक्सप्रेशन, यानी किसी एक्सप्रेशन में कितने जीरोज़ होते हैं। उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम, ये भी आपने बचपन में पढ़ा था। साइक्लिसिटी, बेस सिस्टम, ये कई सारे टॉपिक्स हैं नंबर सिस्टम के अंडर आते हैं। नंबर सिस्टम सबसे बेसिक टॉपिक है। जब तक आप ये टॉपिक नहीं पढ़ेंगे अच्छे से तब तक आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आगे कई सारे टॉपिक्स में ये बेस हमें लगता है। इसलिए अपन शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम से, और शुरुआत करते वक्त एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे ताकि कुछ स्टूडेंट तो पहली बार पढ़ रहे होंगे और कुछ स्टूडेंट ने हो सकता है इसके पहले पढ़ा हो, लेकिन वो लोग भी रिवाइज़ कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, सेकेंड टॉपिक है अपना परसेंटेजेस। अब टॉपिक्स थोड़े सीरियली लगाए हुए हैं। 1 बाय 1 अपन जब पढ़ेंगे तो पहले टॉपिक का रेफरेंस कहीं ना कहीं नेक्स्ट टॉपिक में आ जाएगा। इस तरह से टॉपिक्स को अरेंज किया है। परसेंटेज, इसके बाद परसेंटेज पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, यहाँ पर आपको परसेंटेजेस की ज़रूरत पड़ने वाली। तो सबसे नंबर सिस्टम के बाद सबसे शुरुआत में परसेंटेज पढ़ेंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, ये से थर्ड टॉपिक अपना सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तीनों भी टॉपिक आपके डेली लाइफ में भी काफ़ी यूज़फुल है। एप्टीट्यूड में तो पढ़ने ही है लेकिन डेली लाइफ में भी काफ़ी यूज़फुल है। तो ये टॉपिक्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। उसके बाद एवरेज, एलिगेशन एंड मिक्सचर्स, ये तीनों भी टॉपिक एवरेजेस एंड एलिगेशन, मिक्सचर्स, दोनों में कुछ कॉमन है, इसलिए दोनों को साथ में अरेंज किया। उसके बाद स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ये भी टॉपिक कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसके बाद टाइम एंड वर्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइम एंड वर्क में और भी कुछ टॉपिक्स है, जैसे पाइप एंड सिस्टम्स। जब सिलेबस हम 1 बाय 1 टॉपिक पढ़ेंगे तब देखेंगे डिटेल में क्या क्या है। सिर्फ मैंने टाइम एंड वर्क का कॉमन नाम लिखा है, बाकी इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, जैसे पाइप एंड सिस्टम्स, पार्टनरशिप के प्रॉब्लम्स हो, चेन रूल हो, इस तरह के प्रॉब्लम्स भी है उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद क्लॉक्स एंड रेसेस, उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑन एज के ऊपर के कुछ प्रॉब्लम्स। अब ये होगा एक अलग सेक्शन, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ही एक थोड़ा सा अलग रीजन पड़ता है। उसके बाद ये परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये थोड़े से 2 डिफरेंट टॉपिक्स है, इसलिए थोड़ा सा अलग लिखा है उनको। ये भी कई सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, स्पेशली बैंकिंग एग्जाम्स में। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी,
हालांकि डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी का मतलब कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी दोनों को एक साथ लिखा है, ठीक है। उसके बाद जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, फिर गेट एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैंकिंग में लगभग 35 मार्क्स का ये मेंस में पूछा जाता है डेटा इंटरप्रिटेशन, चाहे वो कोई भी बैंक का एग्ज़ाम हो, IBPS ने कंडक्ट किया एग्ज़ाम हो, SBI की एग्ज़ाम हो, RBI की हो, कोई भी एग्ज़ाम्स में लगभग मेंस में 30 to 35 का पूछा जाता है डेटा इंटरप्रिटेशन, इसलिए बैंकिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्री में भी क्वेश्चंस आते हैं और बाकी भी कई सारे एग्ज़ाम्स में फ्री में या कई सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है डेटा इंटरप्रिटेशन। उसके बाद अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ये थोड़े से एग्ज़ाम वाइज टॉपिक है, जिन्हें यानी SSC हो या रेलवे हो, इस तरह के एग्ज़ाम्स में इसका ज़्यादा परसेंटेज आता है। बाकी बैंकिंग में अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का तो कोई संबंध नहीं, लेकिन ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम हो या आपका गेट एग्ज़ाम हो या बाकी भी कई सारे एग्ज़ाम्स हैं, MPSC CSAT हो, UPSC की CSAT हो, एग्ज़ाम्स के बारे में आपको लास्ट में बता दूंगा मैं। ये हो गया आपका एप्टीट्यूड का मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस। लगभग सभी एग्ज़ाम्स के लिए सिलेबस कॉमन रहता है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, कुछ बुक्स में आपको हो सकता है और कुछ टॉपिक्स मिले, लेकिन ऑन एन एवरेज इतने टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है, जो हम कवर कर लेंगे वन बाय वन। सेकेंड सेक्शन है आपका रीजनिंग का। अब रीजनिंग कई सारे लोग अलग अलग तरह से डिवाइड करते हैं, हमने रीजनिंग को 2 टॉपिक्स में मतलब 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक वर्बल रीजनिंग और दूसरा नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग मतलब जनरली अगर एकदम सिंपल भाषा में बोलने की बात करेंगे तो वर्बल रीजनिंग मतलब जो वर्ड्स में लिखा हुआ है, और नॉन वर्बल मतलब जो डायग्रामेटिक फॉर्म है, ठीक है, एकदम सिंपल वर्ड में। जब हम डिटेल में सिलेबस देखेंगे तब देखेंगे उसका मतलब क्या है, कौन से टॉपिक में क्या पढ़ना है क्या नहीं, डिटेल में देखेंगे। अब वर्बल रीजनिंग में हमने फिर से उसको 3 टॉपिक में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक जनरल मेंटल एबिलिटी, दूसरा लॉजिकल रीजनिंग एंड तीसरा एनालिटिकल रीजनिंग। अब 1 बाय 1 सेक्शन का हम पूरा सिलेबस देखते हैं। वर्बल रीजनिंग का पहला पार्ट जनरल मेंटल एबिलिटी, उसमें कौन से टॉपिक्स आते हैं, देखो। फर्स्ट टॉपिक है अल्फ़ाबेट टेस्ट, क्या है उसमें सब पढ़ेंगे अपन डिटेल में। कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग एंड ऑर्डर्स, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, ये सब टॉपिक्स है। फिर डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड, एनालॉजी, वर्ड फॉर्मेशन, मिसिंग टर्म, क्लॉक्स, कैलेंडर। क्लॉक एंड कैलेंडर का भी कई सारे एग्जाम्स में अच्छा खासा परसेंटेज होता है। फिर लॉजिकल रीजनिंग में ये 4-5 टॉपिक्स हैं। सिलोजिज्म which is one of the important topics of banking, cause and effect, syllogism बैंकिंग में 5 मार्क्स तक पूछते हर एग्ज़ाम में बैंकिंग के। फिर स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, प्रॉब्लम एंड कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, ड्राइंग ऑफ इन्फरेंसेस, ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। यहाँ पर लॉजिक की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर ये जो अपना जनरल मेंटल एबिलिटी थी, ये एकदम बेसिक और लगभग कई सारे एग्जाम्स में कॉमन रहता है। लॉजिकल रीजनिंग सभी के सभी एग्जाम्स में नहीं पूछते हैं, लेकिन बैंकिंग जैसे एग्जाम्स में उसमें भी स्पेशली मेंस में ज़्यादा पूछा जाता है। और बैंकिंग में भी जो ऑफिसर के लेवल के एग्जाम्स रहते हैं, जैसे प्रोबेशनरी ऑफिसर, उसके एग्ज़ाम में पूछते हैं। क्लर्क के मेंस के एग्ज़ाम में लॉजिकल रीजनिंग लगभग ना के बराबर पूछते हैं, लेकिन बैंकिंग के प्रोबेशनरी ऑफिसर की जो एग्ज़ाम रहती है उसमें इसका अच्छा खासा परसेंटेज रहता है, क्योंकि उस ऑफिसर को काम ही वैसे रहता है, इसलिए, ठीक है। फिर थर्ड सेक्शन अपना एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में आपको क्या करना है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डेटा इन्वॉल्व होगा और उस डेटा का एनालिसिस करना है, यानी क्वेश्चंस काफ़ी हेवी होंगे, उसका मैटर बड़ा होगा और वहाँ पर आपको काफ़ी सारा डेटा हैंडल करना है, उससे आंसर्स फाइंड आउट करने। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट पहला टॉपिक, यानी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि कई सारे लोग हैं जो एक टेबल के ऊपर राउंड फॉर्म में बैठे हुए हैं, कौन किसके बाजू में बैठा हुआ है, किसने क्या पहना है, राइट, कौन किस तरह का है, तो इस तरह का डेटा दिया रहता है और उस डेटा को आपको एनालाइज करके आंसर्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं। एग्ज़ाम में जनरली ये जो टॉपिक मतलब इस टॉपिक का जब क्वेश्चन पूछते हैं तो उस क्वेश्चन के नीचे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
और उस 4 से 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर फाइंड आउट करना पड़ता है जो एक ही क्वेश्चन में दिया रहता है। उसके बाद मशीन इनपुट एंड आउटपुट, ये स्पेशली बैंकिंग में पूछते हैं, बाकी कोई एग्जाम में इसको पूछते नहीं है। फिर पजल्स लगभग सिटिंग अरेंजमेंट के ही फॉर्म में होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट का ही प्रॉब्लम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, उसको पजल्स के फॉर्म में देखते हैं। फिर इनइक्वालिटीज़, ये भी बैंकिंग का स्पेशल टॉपिक है, इनइक्वालिटीज़ बाकी भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद है नॉन वर्बल रीजनिंग। ये नॉन वर्बल रीजनिंग मतलब डायग्रामेटिक फॉर्म वाला जितना रीजनिंग है वो सब नॉन वर्बल रीजनिंग के अंडर आता है। ये स्पेशली एसएससी हो या बैंकिंग हो, एसएससी और रेलवे या बाकी भी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। एमपीएससी सीसैट, यूपीएससी सीसैट के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, लेकिन बैंकिंग में ये पूछते नहीं है। नॉन वर्बल रीजनिंग बैंकिंग में पूछा जाता नहीं है, ये बैंकिंग के लिए नहीं है। लेकिन हम तो जब पढ़ेंगे तो पूरा ही रीजनिंग कंप्लीट करेंगे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एग्ज़ाम वी विल कंप्लीट एवरीथिंग ऑफ द रीजनिंग। ओके, नाउ अपन नॉन वर्बल रीजनिंग वाला पार्ट देखते हैं क्या क्या है उसके अंदर। सीरीज़ मतलब यहाँ डायग्रामेटिक फॉर्म में ही सीरीज़ होगा, यहाँ पर नंबर सीरीज़ था वो अलग टॉपिक है, यहाँ नंबर्स के फॉर्म में सीरीज़ बनेगा, लेकिन यहाँ पर डायग्रामेटिक फॉर्म में बनेगा। उसके बाद एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, यानी किसी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में एक डायग्राम दी रहेंगी, वहाँ पर अलग अलग, मान लो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं या नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद एम्बेडेड फिगर, मतलब कोई एक कॉम्प्लिकेटेड फिगर होगी और आपको वहाँ से कोई एक फिगर आइडेंटिफाई करनी है जो पूछी है, क्वेश्चन में पूछी गई फिगर को आइडेंटिफाई करना है। कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, आपको 4 पार्ट में एक फिगर डिवाइड किया हुआ रहेगा, उसमें से 3 पार्ट आपको दिया रहेंगे और 4th पार्ट में क्या आएगा वो आपको लॉजिक से फाइंड आउट करना रहता है। फिर पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, कोई पेपर देंगे आपको, उसको फोल्ड कराएंगे, फिर एक आधा होल करवाएंगे, फिर ओपन करवाएंगे और बोलेंगे कि इसमें से नीचे वाला कौन सा होगा। जब सिलेबस देखेंगे अपन पढ़ेंगे टॉपिक तब डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे फिगर मैट्रिक्स, वाटर इमेजेस एंड मिरर इमेजेस, ये तो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो ये है कुछ टॉपिक्स, ये है अपना सिलेबस एप्टीट्यूड और रीजनिंग का। बस अपन ने 5-10 मिनट में कंप्लीट कर लिया, लेकिन जब सिलेबस आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि उसमें कितने गहराई से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे डिटेल में पूरा। अब सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं, अपने इस डिस्कशन के सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं, वाई टू स्टडी एप्टीट्यूड, हम एप्टीट्यूड पढ़ते क्यों हैं। ये जो पार्ट है मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपने कोई एग्ज़ाम दी, या मान लो गवर्नमेंट को आपको एक आईएएस ऑफिसर का पोस्ट देना है या आईपीएस ऑफिसर का पोस्ट देना है, और आपको वो पोस्ट दे दी, आप सेलेक्ट हो गए एज अ आईएएस ऑफिसर और एज अ आईपीएस ऑफिसर, और बाद में गवर्नमेंट को पता चला, आपको ट्रेनिंग दी, काफ़ी सारा खर्चा किया, और बाद में पता चला कि जो हमने सेलेक्ट किया हुआ कैंडिडेट है उसमें वो एबिलिटीज़ ही है नहीं कि वो उस प्रोफाइल पे काम कर सके। तो फिर क्या, तो फिर जितना भी पैसा ट्रेनिंग के लिए लगा है या जितना भी आपके ऊपर खर्चा हुआ है सब कुछ वेस्टेज हो जाएगा। ऐसे सभी ऑफिसर के बारे में हो गया तो काफ़ी सारा लॉस हो जाएगा गवर्नमेंट को। तो ये पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर कैंडिडेट में वो एबिलिटीज़ है या नहीं, और वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए कुछ एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने पड़ेंगे, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट। वो एबिलिटी उस स्टूडेंट में या उस कैंडिडेट में है कि नहीं, ये चेक करने का एक तरीका है ये, राइट। फॉर एग्जांपल अपन दूसरा भी एग्जांपल देखते हैं। मान लो कोई बैंकिंग ऑफिसर है, कोई बैंकर है, या कोई मैनेजर है, और उस मैनेजर को जब कस्टमर्स को हैंडल करना है या बाकी कई सारे काम्स करने हैं, डेटा के साथ हैंडलिंग करनी है, तो उस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे वो मैनेजर सुटेबल है कि नहीं, उसमें वो एबिलिटीज़ है कि नहीं, उसमें वो क्वालिटीज़ है कि नहीं, ये पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा। अगर हमने उसका सिलेक्शन किया, उसको ट्रेनिंग दी, उसके ऊपर कई सारा एक्सपेंडिचर हुआ, खर्चा हुआ, सब कुछ हुआ, और बाद में अगर पता चला कि इस बैंक को हैंडल करने के लिए ये कैंडिडेट सुटेबल नहीं है, तो वो सब कुछ वेस्टेज हो जाएगा। इसलिए पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कैंडिडेट सुटेबल है कि नहीं। ये हर एक डिपार्टमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, 1-2 एग्जाम्पल्स बस दिखाने के लिए था। आप किसी भी कंपनी में काम करना चाहते हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हो, तो आपको वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस कंपनी में काम करने के लिए आपके अंदर क्वालिटीज़ है कि नहीं, ये पहले ही डिसाइड किया जाते हैं। वो एग्ज़ाम के थ्रू डिसाइड किया जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट ली जाती है, राइट।
इसलिए कोई भी कंपनी हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो तो पहले एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करेगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन कर लेगा। ठीक है, अब आते हैं अपन थर्ड पार्ट के ऊपर, व्हेन टू स्टार्ट एप्टीट्यूड, व्हेन टू स्टार्ट स्टडी ऑफ एप्टीट्यूड, कब शुरू करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो आप जब थर्ड ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो तभी से शुरुआत करनी चाहिए, और कई सारे कॉलेजेस में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को सेकंड ईयर से ही एप्टीट्यूड की ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं, राइट। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को फाइनल ईयर तक भी पता नहीं रहता कि एप्टीट्यूड भी पढ़ना पड़ता है। कोई बात नहीं, अगर आप सेकंड ईयर में हो तब भी आप शुरू कर सकते हो, आप थर्ड ईयर में हो तब भी शुरू कर सकते हो, या आप फाइनल ईयर में हो तब भी शुरू कर सकते हो, या आपका ग्रेजुएशन मान लो हो गया है, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तब भी आप शुरू कर सकते हो। जितना जल्दी से जल्दी अपन शुरू करेंगे और जितनी बार उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना परफेक्शन आपको आ जाएगा उसमें। ठीक है, और लास्ट पार्ट के ऊपर आते हैं, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ और व्हाट आर द एग्ज़ाम्स जिसमें आपको चांस मिल जाएगा जब एप्टीट्यूड आप पढ़ेंगे, उसके बाद आपके पास कितने अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे या कितने एग्ज़ाम्स रहेंगे उसके बारे में देखते हैं। कई सारे डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं, एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं। मान लो आप बैंकिंग के एग्ज़ाम देना चाहते हो, वहाँ पर भी एप्टीट्यूड देना पड़ेगा। बैंक में भी अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे IBPS की अलग एग्ज़ाम होगी, उसके बाद RBI की अपनी स्पेशल एग्ज़ाम होगी, SBI की स्पेशल एग्ज़ाम होगी, RRB रीजनल रूरल बैंक्स के अलग एग्ज़ाम्स होंगे। तो अलग अलग बैंक्स के अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं। ये हो गया एक सेक्शन। कुछ स्टूडेंट्स SSC का प्रिपरेशन करना चाहेंगे, SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, SSC के अंडर भी कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे SSC CGL, SSC CGL, CHSL। CGL ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स के लिए होता है, CHSL 10th और 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है। फिर JEE की भी एग्ज़ाम होती है, SSC JEE, SSC जूनियर इंजीनियर, राइट। कई सारे एग्ज़ाम्स, CPO दिल्ली सब इंस्पेक्टर के लिए एक SSC की वैकेंसी आती है, उसके लिए भी तैयारी कर सकते हो। बैंकिंग हो गया, SSC हो गया, रेलवे हो गया, रेलवे के लिए आप तैयारी कर सकते हो। रेलवे के कई सारे पोस्ट रहते हैं, जैसे ग्रुप D ग्रुप C की एग्ज़ाम्स हो गई, लोको पायलट की एग्ज़ाम होगी, या आप RRB JEE की बात करेंगे तो भी ये टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए RRB JEE जूनियर इंजीनियर। NTPC भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है रेलवे की, स्टेशन मास्टर के लिए। ठीक है, ये हो गया रेलवे के बारे में। कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं। आप MPSC CSAT की बात करेंगे तो जब आप MPSC देंगे तो वहाँ पर प्री मैप के 2 सेक्शंस रहेंगे। एक तो जनरल स्टडीज़, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, ये सब चीज़ें पूछेंगे। और दूसरा एक पेपर होता है आपका MPSC CSAT, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, MPSC CSAT। तो इस MPSC CSAT में आपको एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद UPSC CSAT, UPSC की भी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होती है, उसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एप्टीट्यूड के। कुछ लोग इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस की एग्ज़ाम देना चाहेंगे जो APSC कंडक्ट करती है, उसमें भी CSAT होता है, उसमें भी आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और भी कई सारे एग्ज़ाम्स जो हमें पता नहीं चलते, लोकसभा, राज्यसभा, इनके भी वैकेंसीज आते हैं, वहाँ पर भी एप्टीट्यूड टेस्ट देनी पड़ती है। ठीक है, कोर्ट्स के भी एग्ज़ाम आते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट हो, आपको वहाँ पर भी एप्टीट्यूड टेस्ट देनी पड़ती है। कोई भी कंपनी हो, चाहे वो IT कंपनी हो, कोर कंपनी हो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, किसी भी कंपनी में जाने के लिए आपको पहले एप्टीट्यूड टेस्ट देनी पड़ती है, उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन पहले तो हमें एप्टीट्यूड टेस्ट देनी पड़ेगी, राइट। कंपनी के लिए कैंपस प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे
उसके बाद गेट एग्ज़ाम देते हैं इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स, तो गेट के लिए गेट में भी 10 मार्क का एप्टीट्यूड पूछा जाता है आपका, ठीक है। तो ये कई सारे एग्ज़ाम्स हैं जहां आपको एप्टीट्यूड पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरी बात मानेंगे तो सेकेंड ईयर से ही शुरुआत करनी चाहिए। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर 2-3 साल में थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, तो आपको परफेक्शन आ जाएगा उसमें। आप कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एप्टीट्यूड पढ़ना मतलब सिर्फ नॉलेज लेना नहीं है, उसकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। जब तक आप टाइम के अंदर नहीं सॉल्व करेंगे, दिस इज़ नॉट द एग्ज़ाम ऑफ नॉलेज ओनली, इट इज़ एग्ज़ाम ऑफ टाइम आल्सो। आपको टाइम के अंदर सॉल्व करने की आदत लगनी चाहिए, इसलिए प्रैक्टिस चाहिए। अब सिर्फ नॉलेज लेके नहीं होता, सिर्फ नॉलेज से काम नहीं बनता, आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जब तक टाइम के अंदर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे तब तक कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये था कुछ सिलेबस के बारे में, और बाकी भी आप कुछ चीज़ें अपने डिस्कस किए। बीच बीच में हम कुछ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करते जाएंगे। पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए पर्टिकुलर सिलेबस क्या होता है वो भी मैं बताते जाऊँगा। ये तो अपने रैंडमली देखा है कि सभी एग्ज़ाम के लिए ये रैंडम सिलेबस है, लेकिन एग्ज़ाम वाइज थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं, तो बीच बीच में अपन देखते रहेंगे, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पहला टॉपिक। पहले अपन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कवर कर लेंगे, उसके बाद अपन रीजनिंग कवर कर लेंगे। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का फर्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम, उसमें भी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स या टाइप्स ऑफ नंबर्स, कितने तरह के नंबर्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, सभी सिलेबस नोट कर लेना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।